नमस्कार बच्चों। तो एल्केन के प्रिपरेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। लास्ट का आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, है ना। उसको रिवाइज करते रहिए, उसका मैकेनिज्म, उसकी बातें, है ना। हम लोग हाइड्रोजनेशन पढ़े लास्ट क्लास में, और हाइड्रोजनेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है ना। चलो आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, नंबर डाल लेना, है ना, कौन सा नंबर था। तो उसको अगर हम लोग लिखे, है ना, बाय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है एक बड़ा फेमस रिएजेंट है, जिसको हम लोग लिखते हैं ऐसा RMgX, ठीक है। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें R पार्ट मतलब कार्बन कंटेनिंग पार्ट का डायरेक्ट बॉन्ड किससे है? मेटल के साथ है ना। और ऐसा अगर कहीं भी होता है जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट का मतलब कार्बन का बॉन्ड, ऑर्गेनिक पार्ट ना कहा जाए कि कार्बन का बॉन्ड डायरेक्टली किससे हो? मेटल से हो, तो ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। इस पे अगर हम लोग बात कर लें, जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं ऐसा लिखा है CH3O Na+, है ना, तो क्या इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, है ना। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ऑल्दो इसमें एक ऑर्गेनिक पार्ट का बॉन्ड मेटल के साथ है, लेकिन है ना, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का बॉन्ड सोडियम के साथ है, ठीक है। अच्छा, उसमें मत कंफ्यूज होना कि सर ये आयनिक है इसलिए शायद नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आयनिक और कोवलेंट ये बना दिया गया है ऐसा, लेकिन हम लोग को मालूम है कि ऑलमोस्ट हर आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है, और हर कोवलेंट में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। तो ये बना ऐसा दिया गया है, लेकिन इस ऑक्सीजन और इस सोडियम के बीच में कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होगा, मतलब डायरेक्ट बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इसको ऑर्गेनोमेटेलिक हम लोग नहीं बोलेंगे। जबकि अगर कहीं ऐसा लिखा रहता, मान लो ऐसा लिखा रहता HC≡C -Na+, अगर ऐसा लिखा रहता तो इसमें कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ है? सोडियम के साथ है, तो इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लोग बोल देते, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे हम लोग, कि जिसमें कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड मेटल के साथ हो, उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। तो इस पर अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ अपने को आगे पढ़नी है। डिफिनीशन हम लोग वहीं पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बना कैसे, है ना, क्वेश्चन में अभी फिलहाल कहीं कहीं पूछा जा सकता है, तो इस वजह से लिख देते हैं। इसका मैकेनिज्म हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे, एल्काइल हैलाइड में, है ना। अभी सिर्फ इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे भी एल्केन बनाया जा सकता है, और आपके पोस्टर वगैरह में इससे सवाल हैं। तो देखो, प्रिपरेशन की बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, और एल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम टर्निंग डाल देते हैं। सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ईथर। तो इस R और X, है ना, X क्या है यहाँ पर? हैलोजन है। तो इस R और X के बीच में मैग्नीशियम क्या होता है? इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये अपना बन गया क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब बातें हम लोग आगे चल के करेंगे, है ना। सिर्फ अभी ये कि यहाँ एल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम टर्निंग डाल दोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ये टर्निंग क्या चीज होती है ना। टर्निंग मतलब छिला हुआ पार्ट, है ना। जैसे अगर हम लोग घर पे कभी, अगर आजकल तो आलू छीलने का सौभाग्य जो है मिल रहा होगा, है ना, तो अगर आप आलू जो छीलते हैं, तो जो छील के जो छिला रहता है ना, जो उसका जो कवर होता है, दैट इज कॉल्ड टर्निंग। समझ गए बात ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे बना। अच्छा, यही चीज अगर हम लोग एराइल हैलाइड के साथ भी कर दें, अगर यही रिएक्शन एराइल हैलाइड के साथ भी कर दें, तो यहां पर भी ArMgX बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बनने का तरीका बड़ा सिंपल है, बस ऐसे बन जाता है। हाँ, इसका मैकेनिज्म हम लोग आगे चल के देखेंगे। इतनी बात आई समझ में सबको?
अब देखो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग सहूलियत के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, R माइनस एम जी एक्स प्लस, मतलब बेसिकली ऐसे समझो कि एम जी टू प्लस एक्स माइनस मिला बना एम जी एक्स प्लस, और R माइनस मिला तो R माइनस एम जी एक्स प्लस, ये दोनों बन गए। ऑल्दो इस R और इस mg के बीच में है ना कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, लेकिन हम लोग इसको सहूलियत के लिए R माइनस और mg प्लस एक्स दिखा दे रहे हैं, एक ही बात है ना। पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होता है तो इस R पर कंप्लीट नेगेटिव नहीं होता, पार्शियल नेगेटिव होता है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इसको यहां पर ऐसे लिखूं कि ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, तो गलत नहीं है, ये ज्यादा सही डिपिक्शन है। लेकिन समझने के लिए रिएक्शन के दौरान हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है ना। अब देखो ये R माइनस जो यहां से मिल रहा है अपने को, है ना, ये R माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बोलो भाई स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। कैसे, ये दोनों कैसे है याद करो, है ना, कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, कुछ को देखो CH4 जो है बहुत वीक एसिड होता है, पढ़े हो हम लोग, है 48 pK होता है इसका, तो ये बहुत वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, बहुत स्ट्रांग। इसका कॉन्जुगेट बेस होगा कौन, CH4 में से H प्लस निकाल दोगे तो बचेगा क्या, CH3 माइनस। तो ये एक बहुत स्ट्रांग बेस है, और यही तो R माइनस है, यही तो R माइनस है। तो इसलिए ये R माइनस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग बेस, और क्योंकि ये R माइनस पे एक लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, और किसी भी स्पीशीज में अगर लोन पेयर होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो एक बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग बेस एज वेल एज वेरी वेरी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का इसमें हम लोग हेल्प लेकर एल्केन बनाने जा रहे हैं। क्लियर हुआ इतना? तो एक पॉइंट नीचे लिख लिया जाए, इसको नोट करने के बाद एक पॉइंट लिख लो, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, है ना, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। लिखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वेरी पावरफुल बेस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is a very powerful base, and it can abstract is a very powerful base, and it can abstract active H, it can abstract active H from all the active H containing compounds. It can abstract active H from all the active H containing compound. ठीक है, एक्टिव H containing compound का मतलब क्या, एक्टिव H एक तरह से समझ लो एसिडिक H, ठीक है ना। तो एक्टिव H एसिडिक H लगभग सेम बात है, ठीक है। तो अब हम लोग एल्केन बनाते हैं इससे, है ना, जिसमें हम लोग पहला केस क्या ले रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज बेस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज बेस ले रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग ने ले लिया RMgX, ठीक है, इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। और अब क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका किसी भी अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, जैसे मान लो अगर इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा दें, है ना, तो वाटर का ये वाला H बहुत ज्यादा एसिडिक तो नहीं होता, मतलब अगर वाटर है तो ये पूरा डिसोसिएट होकर तो नहीं रहता, मतलब ये एसिडिक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक्टिव H है। डिफरेंस समझ में आया ना, एसिडिक H मतलब थोड़ा ज्यादा एसिडिक, एक्टिव H मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक की जरूरत नहीं है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होगा तो भी उसको हम लोग एक्टिव H की कैटेगरी में रख देंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये इस H प्लस को खींच सकता है ना, बस यही चीज है, समझ के बाद। तो इस R माइनस यहां से आएगा और इस H प्लस को खींच लेगा, तो R माइनस जब H प्लस को खींच लेगा तो क्या बना देगा, RH। RH मतलब क्या हो गया, एल्केन, ठीक है ना, और साथ में बन जाएगा क्या, MgX प्लस तो था ही,
और यहाँ से OH माइनस मिल गया तो यहाँ पर हम लोग OH भी लिख दें, कोई दिक्कत। ये एक आयनिक कंपाउंड टाइप का बन गया MgXOH, क्लियर बात। उसी तरह से हम लोग इसका किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करें, जैसे हमने H2S ले लिया तो भी यहाँ से H प्लस खींच लेगा और करस्पॉन्डिंगली यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो MgXHS माइनस, बोलो भाई ऐसा कुछ बनेगा। अगर मान लो हम लोग इसका रिएक्शन किसी अल्कोहल के साथ करा दें तो ये वाले H के पास भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, O से जुड़ा है, तो ये भी एक्टिव H होगा। पहचान रहे हो ना, एक्टिव H मतलब जो स्लाइटली एसिडिक हो उसको एक्टिव H करेंगे। स्लाइटली एसिडिक मतलब कौन, जो NOF से जुड़ा होगा वो तो होगा ही होगा। तो यहाँ से H प्लस खींच लेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा RH और प्लस करस्पॉन्डिंगली क्या लिखोगे, एक बार मैं लिख देता हूँ, बताओ क्या लिखोगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये तो सिंपल है, MgX और क्या लिखोगे, यहाँ बचा क्या R-O माइनस है ना, तो ये लिख दोगे OR- माइनस, आ रहा है ना लिखने। तो ये मान लो इसका रिएक्शन HCl से करा दो तो क्या बन जाएगा RH। मान लीजिए इसका रिएक्शन आप D2O से करा दिए तो क्या बन जाएगा RD और प्लस करस्पॉन्डिंग जो है वो सब मिलता रहेगा। नहीं, मान लो अगर इसका रिएक्शन हम लोग करा दिए RCOOH से तो ये तो एसिडिक ही होता है, तो इस H प्लस को खींच ही लेगा, तो यहाँ पर भी अल्केन मिल जाएगा अपने को, है ना, और ये करस्पॉन्डिंग मिलते रहेंगे। उसी तरह से मान लो अगर इसका रिएक्शन हम लोग करा दें RNH2 के साथ, तो ये N से जुड़ा H है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसका H प्लस भी खींच लेगा, तो यहाँ से भी अपने को एल्केन मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लो इसका रिएक्शन हम लोग करा दें RSH के साथ, तो यहाँ से भी H प्लस खींच लेगा, तो RH बन जाएगा। नहीं, R माइनस इस H प्लस को खींच लेगा तो RH बन जाएगा, तो ये भी एक एल्केन मिला। नहीं, अगर मान लो इसका रिएक्शन हम लोग करा दें किसके साथ, है ना, बहुत सारे स्पीशीज हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, एल्काइन, तो देखो ये वाला H जो है ये sp कार्बन से जुड़ा है, ये भी एसिडिक रहता है ठीक ठाक, तो इससे भी खींच लेगा, तो यहाँ पर RH बन जाएगा। नहीं, अच्छा अगर देखो इसका रिएक्शन हम लोग एक ऐसे मॉलिक्यूल के साथ करा दें, ये याद है बीटा डाइकीटो कंपाउंड पढ़े हैं ना टॉटोमरिज्म में, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका ये वाला H काफी एसिडिक रहता है, पता है अपने को, है ना। इसका एक वैल्यू भी दिया था आपको pK का, pK का वैल्यू इसका होता है कितना 10 मतलब फिनॉल के बराबर, तो ये बहुत एसिडिक है, काफी एसिडिक है, तो ये वाला H प्लस भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खींच सकता है और RH बना देगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड है, इसको थोड़ा और ठीक से बना दे, देखो ऐसा क्या, तो अगर ये वाला H प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खींच ले, ये वाला H प्लस खींच लेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो एल्केन तो मिलेगा ही अपने को, साथ में जो सॉल्ट है उस सॉल्ट में ये वाला पार्ट भी मिलेगा ना, है ना, साथ में कौन रहेगा MgX। तो ये पार्ट ध्यान से देखो, ये एरोमेटिक हो गया है, अभी दिख रहा है ना, ये बोर्ड में आ रहा है, हाँ देखो, तो ये वाला पार्ट एरोमेटिक हो गया है, बोलिए, तो एरोमेटिक होने की वजह से ये इसका कॉन्जुगेट बेस है और ये एरोमेटिक हो गया है, तो ये वाला ठीक ठाक एसिडिक की कैटेगरी में आएगा, है ना, तो ये एरोमेटिक हो गया कॉन्जुगेट बेस, इसलिए ये ठीक ठाक एसिडिक है। अब ऐसा नहीं कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड ये हो गया, है ना, ऐसा नहीं कि वो एरोमेटिक हो गया तो उससे बड़ा एसिड कोई है ही नहीं, ये एसिडिक नहीं होना चाहिए था, ये तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है ना, एक कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी पोलैरिटी यहाँ पर नहीं है, मतलब इसको न के बराबर, है ना, वो जो मिथाइल हम लोग देखे थे इसके बराबर है, हाइड्रोकार्बन के बराबर एसिडिक होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये फिर भी ठीक ठाक एसिडिक है, ये बोला जा रहा है ना। तो इसका भी मैं एक इंफॉर्मेशन है, ये भी ठीक ठाक एसिडिक होता है और इसका जो pK वैल्यू होता है वो 16 के आसपास होता है, समझे बात ना, कि ये वैसे तो हाइड्रोकार्बन है, इसको जरा भी एसिडिक नहीं होना चाहिए था,
लेकिन क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक हो जा रहा है, तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस ग्रेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो 43-48 के रेंज में ना होके, जो कि नॉर्मली हाइड्रोकार्बन का होता है, ये 16 के आसपास होता है, जो कि नॉर्मली किसका होता है, pK 16 किसका होता है, याद करिए, अल्कोहल का, वाटर का 15.7, 16, 17 के आसपास। तो मतलब ये जो है, ध्यान रखेंगे, अब ये जो कंपाउंड है ये ऑलमोस्ट अल्कोहल के बराबर एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये जो मेथड है, इससे हम लोग यहाँ पर R- अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी अपने को एल्केन बनाना है, ये R- लिया, और ये हम लोगों ने किसी भी एक्टिव एच कंटेनिंग कंपाउंड के साथ इसको क्या कर दिया, रिएक्ट करा दिया, तो अपने को डिजायर्ड एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गई अपनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज बेस वाली बात है, ठीक है। और ये जो मेथड है, इसका एक स्पेशल नाम हम लोग रखते हैं। इस मेथड का नाम है ज़ेरेविटिनोव्स मेथड ऑफ एक्टिव एच डिटर्मिनेशन। ठीक है, ज़ेरेविटिनोव्स मेथड ऑफ एक्टिव एच डिटर्मिनेशन, है ना। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी कंपाउंड से जिसके पास एक्टिव एच हो, उससे एक्टिव एच खींचता है, इस मेथड को बोलते हैं ज़ेरेविटिनोव्स मेथड ऑफ एक्टिव एच डिटर्मिनेशन। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज बेस, है ना। इसको नोट कर लीजिए सब लोग, और इसके बाद हेडिंग कर लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल। देखिए, इसी में दूसरा पार्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को न्यूक्लियोफाइल मान के भी हम लोग एल्केन बना सकते हैं। इसको पढ़ने से पहले एक बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड चैप्टर में, ठीक है। लेकिन उसका फॉर्मेट यहाँ पर हम लोग समझ लें, ठीक है। एक मैकेनिज्म पढ़ना है हम लोग को आगे चल के, वो मैकेनिज्म का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कॉमनली इट इज कॉल्ड एसएन। इस मैकेनिज्म को कॉमनली कॉल्ड एसएन। एसएन स्टैंड्स फॉर एन से न्यूक्लियोफिलिक, एस से सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसके कई टाइप के मैकेनिज्म है ना। SN1 है, SN2 है, SNI है, NGP है, SNNGP है। तो वो डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, बस हम लोग ये फॉर्मेट जरा एक बार समझ लें ताकि आपको थोड़ा सा सहूलियत हो ये बात समझने में, है ना। देखो होता क्या है, अगर हमारे पास सिस्टम में कोई न्यूक्लियोफाइल है और एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या होता है ना, पढ़े हैं, सबस्ट्रेट मतलब जिस पर रिएक्शन हो, है ना। और रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन करे, जो अटैक करे। तो ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है, रिएजेंट है। तो ये Lg क्या है, लीविंग ग्रुप है, अभी बात करते हैं, है ना। तो अगर अपने पास एक सिस्टम में सबस्ट्रेट है और अगर इसका बॉन्ड पोलैरिटी ऐसा है, मतलब R पार्ट पे पार्शियल पॉजिटिव और लीविंग ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव, है ना, और एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है क्या करता है कि न्यूक्लियोफाइल इस R पार्ट पे करता है अटैक। ये इस पे जाके अटैक किया, और जब ये अटैक किया तो यहाँ से लीविंग ग्रुप जो है अपना जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जिसके साथ R पार्ट का बॉन्ड बना था,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप लेकर मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है। ठीक है, तो जब ये मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, तो अब इस R पार्ट का नया बॉन्ड बन जाएगा इस न्यूक्लियोफाइल के साथ, और साथ में ये जो लीविंग ग्रुप है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर हो जाएगा। इस वजह से उस पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इस बॉन्ड में ये वाला इलेक्ट्रॉन इस लीविंग ग्रुप का था, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका था, इस R पार्ट का था। तो अगर ये दोनों लीविंग ग्रुप लेकर गया तो ये तो इसी का था, अगर वही लेकर जाता तो उस पर कोई चार्ज नहीं आता, अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से तो चार्ज नहीं होता। लेकिन जब ये भी लेकर गया, इस R पार्ट का भी लेकर गया, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस वजह से इस पे हम लोग नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये लीविंग ग्रुप गया तो इस R पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर कैसा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लिए। समझ गए बात ना। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया, ये लीविंग ग्रुप बाहर चला गया। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मेट है कि जब भी सिस्टम में एक सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट ऐसा जिसके पास एक लीविंग ग्रुप हो, और सिस्टम में अगर हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल रख दें तो ऐसा रिएक्शन होना ही होना है। ठीक है ना भाई। ये Lg इज व्हाट, दिस इज अ लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो इसका कई टाइप का मैकेनिज्म है, SN1, SN2, जिसमें से ये जो मैकेनिज्म हम लोग जो डिस्कस किए यहाँ पर, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म। 2 स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी बता रहा है। ठीक है, तो इतनी ही बात इस पर फिलहाल है ना, इससे काम चल जाएगा अपना फिलहाल। कि क्या मोटा मोटी बात अगर करें तो क्या समझे कि अगर अपने पास सिस्टम में कोई एक ऐसा सबस्ट्रेट है जिसके पास एक लीविंग ग्रुप है, ठीक है, और सिस्टम में अगर हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल रख देंगे तो न्यूक्लियोफाइल उस सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर चला जाएगा, एक नया कंपाउंड ऐसा बन जाएगा लिविंग ग्रुप सिस्टम से बाहर। समझ गए बात? अब थोड़ा समझ ले व्हाट इज, है ना, व्हाट इज अ लिविंग ग्रुप, है ना। इसको नोट करो और फिर लिखो लिविंग ग्रुप क्या होता है। व्हाट इज अ लिविंग ग्रुप? ठीक है, नोट कर लिया है, लिखो देखो, a living group, a good living group is that, a good living group is that which is a good living group is that which is a weaker base after departure. A good living group is that which is a weaker base after departure. ठीक है, ये पहला पॉइंट था। ठीक है, अ गुड लिविंग ग्रुप इज दैट विच इज अ वीकर बेस आफ्टर डिपार्चर। सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट, अ लिविंग ग्रुप ऑलवेज डिपार्ट्स, a living group always departs with its bonded electron pair. A living group always departs with its bonded electron pair. ठीक है, तो ये लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट जो था वो समझा जाए कि पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप हम लोग उसको बोलते हैं जो निकलने के बाद, यहां पर नहीं, निकलने के बाद एक पुअर बेस हो, एक वीक बेस हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बढ़िया लिविंग ग्रुप बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर, अगर मैं RI ले लेता और ये सिस्टम में कोई न्यूक्लियोफाइल अगर मैं ले लेता, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल था? क्या ये सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट क्या SN कराने के लिए ये दोनों, है ना, काबिल हैं? ये देखना है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है ना। तो हम लोग कैसे देखेंगे कि क्या ये बढ़िया लिविंग ग्रुप है? अगर ये बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा तो ये काम हो जाएगा, है ना। तो ये बढ़िया लिविंग ग्रुप है तो कैसे पता करेंगे? तो इसको बाहर जाने के बाद ये एक वीकर बेस होना चाहिए, तो बाहर जाने के बाद ये मिलेगा अपने को I-। अच्छा, I- एक वीक बेस है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसे पता चलेगा?
तो अगर आप याद करें तो I माइनस जो है वो कॉन्जुगेट बेस होता है HI का, याद है। और HI कैसा एसिड होता है, स्ट्रांग होता है या वीक होता है? बहुत स्ट्रांग एसिड है। तो अगर ये बहुत स्ट्रांग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत वीक बेस है। तो ये बहुत वीक बेस है, इस वजह से ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। समझ गए बात ना? मान लो ऐसा सवाल पूछा जाए कि भाई लीविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करो, आई जुड़ा है किसी मॉलिक्यूल से, ब्रोमीन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है। अगर ये सारे जुड़े हैं किसी मॉलिक्यूल से तो इनमें सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन होगा, है ना? तो कैसे करोगे? सबको बाहर करोगे, बाहर करोगे तो ये I माइनस बनेगा, ये Br माइनस बनेगा, ये Cl माइनस बनेगा और ये F माइनस बनेगा, ऐसा बनेगा। और ये कॉन्जुगेट बेस है HI का, ये है HBr का, ये है HCl का और ये है क्या, HF का, है ना? सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड इसमें से कौन होगा? HI। इधर से इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अगर ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीकर होगा, और जो सबसे वीकर कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या? तो ये वीक बेस है ना? तो वीक बेस होने की वजह से सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल होने वाला है और सबसे बेटर लीविंग ग्रुप होने वाला है। तो अगर इनमें से हमको कंपेयर करना है तो हम लोग इधर से इधर जाने पर, है ना, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, बढ़ेगा। क्या बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इधर से इधर जाने पर, है ना, इधर से इधर जाने पर लीविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। बोलो भाई, है ना? क्योंकि ये सबसे वीकर बेस होगा आफ्टर डिपार्चर, है ना, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड था। कहानी समझ में आई सबको? तो ऐसे कई सारे लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, है ना? और वो सारे लिविंग ग्रुप हम लोग आगे डिटेल में जब ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वो सब वहीं पे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको किसी क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ेगी तो यही सब लिखा होगा, ठीक है ना? तो इतना मेरे ख्याल से एनफ है फिलहाल के लिए। अच्छा, एक चीज और बता दो कि क्या वाटर, है ना, क्या वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? बिल्कुल होगा। जैसे मान लो अगर किसी मॉलिक्यूल में, अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में ROH2+ ऐसा है, तो क्या इस पोर्शन को बढ़िया लिविंग ग्रुप मानोगे? तो कैसे पता करेंगे? लिविंग ग्रुप मानने के लिए मानना नहीं होता, अपने को देखना होता है। क्या करेंगे? उसको अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बाहर करेंगे। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जब बाहर करोगे तो ये बन जाएगा H2O। और H2O कैसा बेस है भाई? तो H2O को तो न्यूट्रल बोलते हो आप, न्यूट्रली स्पीशीज है ना वो। तो अगर वो न्यूट्रल स्पीशीज है तो बेस कैसा है? वीक है। तो लिविंग ग्रुप कैसा है? बहुत अच्छा है। समझ के बात ना? तो वो भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है ना? तो फिलहाल के लिए आपको इतने की ही जरूरत है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो बातें हम लोग पढ़े। अब से आप लिविंग ग्रुप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब कैसे एज न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करते हुए हम लोग इससे एल्केन बनाते हैं, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई RMgX ले लिया और इसका रिएक्शन किसी R' X से करा दिए, या कोई एल्काइल हैलाइड ले लिए, है ना, तो हैलाइड अपने को मालूम है कि अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, है ना, क्योंकि अभी देखे हम लोग ने हैलाइड्स आर बेटर लिविंग ग्रुप। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम में सबस्ट्रेट दे दिया है और उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया है तो इसको ऐसा मान सकते हो, और इस पे जो बॉन्ड पोलैरिटी होगी वो ऐसी होगी, क्योंकि हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, तो इस R- का अटैक इसी R+ पे होगा, तो ये इस पर अटैक करेगा और इसको कर देगा बाहर। तो क्या बन जाएगा भाई? तो यहाँ बन जाएगा R'। तो अपने हिसाब का हम लोग एल्केन बना सकते हैं, है ना। ये R और ये R' हम लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग अपने को एल्केन मिल जाएगा। समझ में आई बात ना? तो जैसे मान लो अगर हम लोग ने ऐसा ले लिया
CH3MgBr ले लिया और इसका रिएक्शन हमने करा दिया CH3CH2Cl के साथ, ठीक है, इसका रिएक्शन इससे करा दिया। तो ये CH3 माइनस है, ये इस कार्बन पे करेगा अटैक, Cl यहाँ से बाहर जाएगा, बन जाएगा CH3CH2 और यहाँ क्या लिया है CH3, तो प्रोपेन बना लिया हमने। क्लियर हो रही है बात, है ना। अब देखो अगर यहाँ पर हम लोग ऐसा ले लेते कुछ, है ना, हम लोग ले लेते मान लो CH3MgBr प्लस हमने मान लो ले लिया CH3 ऐसा कुछ ले लिया, मान लो CH3CHCl CH3 और इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराएं तो ये भी CH3 माइनस है, ये इस पर अटैक करके Cl माइनस को बाहर कर देगा, बन जाएगा CH3CH3CH3 देखो तो ऐसे ही बन रहा है क्या, दिख रहा है। अब मान लो अगर हम लोग ऐसा कुछ ले लें, हमने ले लिया CH3MgBr और प्लस यहां पर हम लोगों ने ले लिया ऐसा कुछ CH3CH3CH2H और यहां ले लिया Br और इसका रिएक्शन हम लोग ऐसे करा रहे हैं, ठीक है। तो CH3 माइनस, अब देखो यहां पर भी हम लोग सोचेंगे कि ये इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा तो अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन देखो यहां पर ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड था, ये सेकेंडरी था, यहां पे मिल गया और ये क्या है अपना टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, टर्शरी है ना। देखो तो अब इसमें जब हम लोग CH3 माइनस का इस कार्बन पे अटैक सोच रहे हैं, कॉपी पे तो हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ये मिथाइल बल्कियर है, ये मिथाइल बल्कियर है, ये वाला मिथाइल भी बल्कियर है, तो जिस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, जिस पर ब्रोमीन जुड़ा है, जिस पर अटैक होना है, उससे 3 बल्की ग्रुप जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग CH3 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 लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि CH3 सारे सिकुड़ के रहेंगे, है ना, ये CH3 में भी CH बॉन्ड होगा, तो ये एक्चुअली इसके चारों तरफ 3 बल्की ग्रुप हैं। तो इस कार्बन पर इस मिथाइल का अप्रोच है ना न के बराबर है ना, तो ये मिथाइल इस कार्बन पर अटैक ही नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके चारों तरफ से बल्कियर ग्रुप क्या किए हुए हैं, उसको घेरे हुए, ठीक है। तो ये इस वजह से इस पर अटैक नहीं कर पाएगा और यहां पर इस तरह का रिएक्शन नहीं हो पाएगा, या इसको सीधे शब्दों में बोला जाए कि ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा टर्शरी के साथ, ठीक है। तो 2 रास्ते हैं, अब ये रिएक्शन नहीं होगा तो या तो रिएक्शन ही ना हो, और दूसरा रास्ता है कि अगर ये बेस की तरह काम करे, क्योंकि ये तो दोनों है ना, और इसको कब क्या बनना है ये खुद जानता है ना, हम नहीं बताएंगे, हम उसको नहीं बोलेंगे कि भाई सब्स्टिट्यूशन करने जाना है। तो अब ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये इस वाले कार्बन पे है ना जो बगल में जुड़ा है, ये कार्बन जो है ये ब्रोमीन से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, ये वाला क्या हो गया बीटा कार्बन, तो क्या करेगा इस बीटा कार्बन को H+ खींच लेगा। तो जब ये बीटा कार्बन का H+ खींच लेगा, क्यों खींच लेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग बेस है, तो अगर ये बहुत स्ट्रांग बेस है तो ये H+ खींच सकता है ना। तो ये H+ ये खींचेगा, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, और ये यहां से देखिए ध्यान से, ये यहां से नेगेटिव चार्ज इस जगह पर बॉन्ड बनाएगा, और यहां बॉन्ड बनने के लिए इस लीविंग ग्रुप को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बाहर हो जाना पड़ता है। इस टाइप ऑफ मैकेनिज्म को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा तो क्योंकि यहां पर इस कार्बन पर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो हिंड्रेंस की वजह से डायरेक्टली इस कार्बन पर अटैक पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा ये CH3 माइनस इस H+ को खींच लेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव यहां बॉन्ड बनाते हुए इस ब्रोमाइड को बाहर करेगा, तो अब यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनता हुआ दिखाई देगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर आ जाएगा CH3 साथ में जो स्पीशीज था इसने H+ खींच लिया है, तो ये CH4 भी बनेगा। तो अगर हम लोगों ने यहां पर इसको मैं फिर से लिख दूं, अगर
ये एग्जाम्पल था CH3MgBr और यहां पर हम लोगों ने CH3 CH2H यहाँ पे Br ऐसा ले लिया। तो क्योंकि इसका अटैक इस पर पॉसिबल नहीं है तो ये इस H+ को खींचेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड बाहर जाएगा और यहाँ से अपने को मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 मतलब इस केस में अपने को एल्कीन मिला और एक एल्केन मिला। समझ में आई बात? तो इससे डायरेक्टली हम लोग एल्केन नहीं बना सकते। तो बस इतना ध्यान रखो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो उसके साथ अपने का एल्केन मिल जाएगा, लेकिन अगर टर्शरी होगा तो टर्शरी के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्केन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर है ना एल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ये दो तरीके हैं, है ना। आगे बढ़ा जाए, देखो ये सब मैकेनिज्म हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि एक हल्का आइडिया रहना चाहिए आपको कैसे क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें आ रही हैं सामने, है ना। जनरल आइडिया होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा मैकेनिज्म पर बात की है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड लिखिए, नेक्स्ट लिखिए बाय कोरेहाउस सिंथेसिस। बाय कोरेहाउस सिंथेसिस। ठीक है, ये भी एक तरीका है बनाने का। ठीक है, कोरेहाउस सिंथेसिस समझा जाए तो इसमें एक रिएक्शन सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है कि यहां पर हम लोग एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, उस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग है ना ढेर सारे लिथियम के साथ कर देते हैं। तो जब लिथियम के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो एक और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनता है ना, RLi, और RLi को बोलेंगे R पार्ट एल्काइल, Li मतलब लिथियम, तो इसका हो गया क्या नाम, एल्काइल लिथियम। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन जो एल्काइल लिथियम बना है इसका रिएक्शन Cu2I2 या Cui के साथ, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, है ना। एल्काइल लिथियम का रिएक्शन क्यूप्रस आयोडाइड के साथ जब हम लोग करा देते हैं तो बन जाता है R2Cu Li। इसमें कॉपर पे फॉर्मल चार्ज नेगेटिव है ना, और ये भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। देखो जरा ध्यान से, कॉपर का डायरेक्ट बॉन्ड है किससे, R पार्ट का, इसमें लिथियम का बॉन्ड है R पार्ट का, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्काइल लिथियम, है ना, इसका नाम है डाई लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट। ठीक है, लिथियम डाई एल्काइल दो है, क्यूप्रेट, ठीक है ना। तो इसका नाम, ये सब क्या है, अपने ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। उसका नाम लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट। ठीक है, और फिर फाइनली इस लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट का रिएक्शन अगर हम लोग किसी एल्काइल हैलाइड से करा दें तो सेम वही बात है कि ये भी R माइनस एज न्यूक्लियोफाइल है, इस पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा और यहां से अपना R डैश एल्केन मिल जाएगा। समझ गए बात? तो इस पूरे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को हम लोग कोरेहाउस सिंथेसिस बोलते हैं, है ना। तो जरा समझा जाए इसको, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखो अच्छा, मैकेनिज्म से पहले अगर प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनेगा, देखो जैसे मान लो यहां पर ले लिया अपना CH3Br, साथ में ले लिया है लिथियम, ठीक है, A बना दिया है, फिर ले लिया है Cu2I2
या क्यूप्रस आयोडाइड, ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो एक ही बात है। ये बेसिकली डाइवराइज करके इस फॉर्म में रहता है। यहाँ बना B, और B में अगर मान लो हमने रिएक्शन करा दिया CH3 CH2Br के साथ, बना C, और मान लो इसका रिएक्शन करा दिया H2O के साथ, बना D, है ना। तो ABCD कैसे लिखेंगे ये समझ लो, है ना। एक बार ट्राई करो फिर हम बताते हैं, है ना। ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, उसी फॉर्मेट में बिठा देना है बस। हो गया, देखो तो RX का लिथियम से रिएक्शन से A क्या बनेगा, RLi, CH3Li लिख दिए। LiH तो बन ही रहा है एज बाई प्रोडक्ट, उसको नहीं सोचेंगे, जो अपना ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ रिएक्शन है उस पर दिमाग लगाया है। CH3Li बन गया, इसका CO2I2 के साथ रिएक्शन बनाओगे तो गिलमैन क्या बनेगा, देखो जरा। RLi का अगर इसके साथ रिएक्शन था तो यही वाला R2CuLi आ रहा था ना, तो अब B बनता दिखाई दे रहा है, क्या बना देखो, CH3 होल ट्वाइस CuLi, ये बना दिए हो B। अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है कौन है, CH3 माइनस है, और यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, तो CH3 माइनस इस पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा। तो यहाँ मिल जाएगा CH3 CH2 CH3, बोलिए जरा। तो ये मिल गया अपने को C, दिखाई दिया। यहां से ये क्या बना है, वाटर से इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सेम ग्रिग्नार्ड की तरह, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्गर बेस है। तो अगर ये भी एक स्ट्रॉन्गर बेस है तो यहां से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहां पर अपना जो मॉलिक्यूल मिल जाएगा उससे H4 मिल जाएगा। आया समझ में बात ना। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मेट है, और कैसे बनाते हैं हम लोग ये चीज समझ रहे हैं, है ना। इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझ लिया जाए फटाफट, इसको नोट कर लो। देखिए देखो क्या है, जैसे मान लो अगर हम लोग कोई एल्काइल हैलाइड ले लिए और उसका ढेर सारा लिथियम से रिएक्शन करा दिए, ठीक है, ढेर सारा लिथियम, मतलब ऐसे समझा जाए कि लिथियम ढेर सारा है कंटेनर में, और हमने उसके ऊपर से एल्काइल हैलाइड धीरे धीरे डालना शुरू किया। तो लिथियम के पास भी, ये भी मेटल है भाई, तो मेटल है तो इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इस बॉन्ड को ये किसकी तरह तोड़ देगा, रेडिकल की तरह, बन जाएगा R रेडिकल, और क्या बन जाएगा, X रेडिकल, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ऐसा हो गया, यहाँ 2 मोल लिथियम है ना, 2 मोल, ये तो स्टोइचियोमेट्री लिखने की बात है, ढेर सारा लिथियम है आपके पास। तो ढेर सारा लिथियम है, जैसे ही ये बना, है ना, अब इससे पहले कि ऐसे रेडिकल्स और बने और दोनों डाइमराइज करके एल्केन बनाए वुड्स रिएक्शन टाइप से, क्योंकि लिथियम यहां पर बहुत ज्यादा है तो ये लिथियम के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लिथियम का, एक इलेक्ट्रॉन इस R पार्ट का, तो RLi ऐसा बन जाएगा, और ये हैलोजन भी लिथियम के साथ रिएक्शन करके LiX बना लेगा। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि यहां पर लिथियम ढेर सारा है, तो ये बन गया अपना एल्काइल लिथियम। और इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि इस R पे पार्शियल नेगेटिव है और लिथियम पे पार्शियल पॉजिटिव है, या सहूलियत के लिए हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि R माइनस है और Li प्लस है। क्लियर हुआ बात ना। अब इस R माइनस और Li प्लस का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, ठीक है। क्यूप्रस आयोडाइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो +1। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉपर का 3d10 4s1, तो कॉपर +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d10 4s0। तो ये कॉपर +1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d10 4s0 4p0, ऐसा है, ठीक है ना। तो अब देखो 4s0 और 4p0 मतलब दो खाली, इसके पास बहुत सारे ऑर्बिटल हैं, तो अब इसका 2 मॉलिक्यूल क्या करता है ना। तो R माइनस का स्ट्रक्चर समझिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है,
तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा, और ऐसा ही अगर हम लोग 2 मोल ले लिए तो एक R माइनस इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा, है ना। हाँ, इनका हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, वो अलग बात है, उस पे हम लोग गिलमैन इसका जो ये है उसके शेप और स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये बन गया, समझ में आई बात। तो ये इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, ये इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। अब देखो तो जरा, अगर इस पे +1 चार्ज था तो R माइनस अगर इसको कोऑर्डिनेट किया तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा कॉपर पे? 0, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बना है, समझे बात। और समझ लो डिटेल में, ऐसे समझो ना कि ये खाली है तो इस पे हो गया 0, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कॉपर पे +1 चार्ज है, इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाए इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे बचा रहे, ये दोनों बॉन्ड बना ले। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना इस R का, तो +1 चार्ज था, अब कितना चार्ज हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ही तो यही है कि या तो ऐसा समझो कि पेयर बॉन्ड बना लिया है, या ऐसा समझो कि एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो ये बन गया अपना, इसमें +1 चार्ज से अब हो चुका है, जब ये बना तो अब हो चुका है 0 चार्ज कॉपर पे। जब ये वही चीज करेगा तो अब इस पर चार्ज कितना आ जाएगा कॉपर पे? -1। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मल चार्ज हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? -1 लिखते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो ये बन जाएगा R Cu R पे माइनस चार्ज और लिथियम प्लस। ये है अपना लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट, है ना। इसीलिए हम लोग लिथियम को पहले लिख रहे हैं कैटायन फर्स्ट एंड देन एनायनिक पार्ट, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट, समझ रहे हैं बात। वो एनायनिक पार्ट बाद में। अच्छा, इसका एक फेमस नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गिलमैन्स रिएजेंट। अब देखो, अब इसके आगे हम लोग पढ़े कि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और अगर हम लोग किसी R' से इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहां से ऐसा समझ सकते हैं कि R माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा, R' बना देगा। क्लियर है ना। ये इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म का लेखा जोखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ सवाल इस पे देखा जाए, है ना, इसको नोट कर लीजिए। तो अब इस पे कोरेहाउस सिंथेसिस पे अब हम लोग क्या किया जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन समझा जाए, है ना। चलिए भाई, तो इस पे जो फेमस क्वेश्चन है जो अपने को समझना है ना, वो स्ट्रक्चर बेस पर है ना। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। जैसे क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई द मिसिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे देखो, ठीक है। तो ये सवाल समझिए, सिंपल सा सवाल है। एक सबस्ट्रेट ले लिया गया, है ना, एक सबस्ट्रेट ले लिया गया और इस सबस्ट्रेट से ये कंपाउंड बना दिया जा रहा है। तो आपको X पहचानना है ना। और ये जो रिएजेंट लिखे हुए हैं ये क्या है भाई? ये कोरेहाउस सिंथेसिस वाले रिएजेंट है। पहले लिथियम से, फिर क्यूप्रस आयोडाइड से, फिर किसी एक X मॉलिक्यूल से जिससे ये बन रहा है ना। तो सिंपल सा बात है। तो क्या करो, एक एक स्टेप बढ़ो आगे। अब जो सीक्वेंस हम लोग लिखे थे उस सीक्वेंस के हिसाब से देखो कि जब ये इससे करेगा तो क्या बनेगा, वो बना के साइड में लिख लो। फिर जब वो इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वो बना के साइड में लिख लो। और फिर वो किससे रिएक्ट करे कि ये बने, ये पहचानना है ना। यही सवाल है। तो स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन ही है एक तरह से, समझ लो, है ना। तो इसमें देखो, इसमें
है तो बहुत आसान, लेकिन कई बच्चे इसमें परेशान होते हैं, नहीं बनता उनको, क्योंकि वो मिसिंग, वो फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है। नहीं तो जरा इसको बड़े ध्यान से करो। चलो मैं इसको एक करके बताता हूँ कैसे करेंगे। जब इसका लिथियम से रिएक्शन कराएंगे, सहूलियत के लिए ऐसे बनाओ, बना दिए। इसका लिथियम के साथ रिएक्शन के साथ ये बनेगा। किसी को दिक्कत है, यहीं पर निगेटिव आएगा और यहाँ पर निगेटिव और लिथियम के साथ पॉजिटिव। जब इसका कॉपर के साथ रिएक्शन करा देंगे Cu2I2 के साथ, तो देखो तो क्या बनेगा। इस पर निगेटिव ऐसा 2 यूनिट और CuLi, बोलो तो जरा, बोलिए। यही तो इस पर निगेटिव चार्ज है और ये 2 यूनिट है, दिख रहा है ना। तो बोलो भाई, यहां फंसना मत। अगर ये RLi होता तो ये R2CuLi होता, तो वही तो लिखा है कि ये R पार्ट है तो इसका 2CuLi। ठीक है, अब इसका कैसे R पार्ट से रिएक्शन कराएं कि ये कंपाउंड बने। मतलब देखो, इस पोर्शन को यहां पहचानो और जो बचा हुआ पोर्शन है वो यहां से आ रहा होगा, तो वही X का स्ट्रक्चर बना दोगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन सबको दिखाई दे रहा है कि ये है, तो ये जो R पार्ट होगा इस निगेटिव का इन दोनों से, मतलब R पार्ट में यही दोनों कार्बन होंगे, दिख रहा है ना, क्योंकि इतना पोर्शन तो R पार्ट से आ रहा है अपने यहां से, गिलमैन्स रिएजेंट से। तो इसका स्ट्रक्चर मैं यहां पे देखो, इसको देख के लिख रहा हूं। मैं लिखूंगा CH3 CH2 Br, बोलो BrCl है ना, I कुछ भी लिख सकते हो, है ना। आपको सिर्फ ये बताना है, ऑप्शन दिया ही रहेगा तो आप पहचान लोगे। समझ के बात ना। तो ये एडिशनल है इससे, तो R पार्ट यही होगा, पहचान लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। तो ये पहला हम लोगों ने लिखा, बाकी आप पहचानिए। चलिए आप करना शुरू कीजिए फटाफट। हो गया, चलो देखा जाए। देखो भाई, इससे Li, अच्छा एक लाइन में आंसर लिखे क्या, देखो तो X आपका ऐसा बना है क्या, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बना है क्या, ऐसा। देखो तो इसमें टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4, इसमें 3 7 है ना, तो 3 3 6 1 7 कार्बन है। क्लियर हुआ, कैसे दिखाई दे रहा है आप समझिए, आपका काम है, इस पर सोचेंगे है ना, बात करेंगे फिर बाद में।
इसको बताओ। अब इसमें y को ही अननोन कर दिया और y से ये कंपाउंड बना रहा है। तो अब ये कंपाउंड बना रहा है, लास्ट में वाटर से रिएक्शन कराया है। इसमें क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे सोच रहे हैं? यहीं से चलेंगे कि मान लो क्योंकि वाटर से क्या हो सकता है, H ही जुड़ा होगा, तो H कहाँ जुड़ सकता है? इसमें या तो इन पोजीशंस पे जुड़ सकता है या इस पोजीशन पे जुड़ सकता है। यहां पर भी तो एक H है। तो मान लिया कि जो Y का स्ट्रक्चर है, Y का एक स्ट्रक्चर देखो ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसा भी मान सकते हैं? ये ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन कुछ भी मान लो, एक ही बात है। ऐसा हो जाएगा तो लिथियम के साथ एल्काइल लिथियम बनाएगा तो यहां निगेटिव आएगा, मतलब इससे चलेंगे तो एल्काइल लिथियम के साथ यहां निगेटिव आएगा, और जब डाई एल्काइल क्यूप्रेट बनाएंगे तो ये 2 गुना इंटू Cu माइनस Li प्लस ऐसा कुछ बनाओगे, और फिर जब वाटर से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो यहां पर ही एक्सेप्ट करेगा तो वो बनेगा। पहचाने? तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है, तो Y का एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी Y का ऐसा भी तो हो सकता है। देखो जरा, यहां ब्रोमीन जुड़े तो जब इसका लिथियम के साथ रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो इससे जो स्पीशीज मिलेगी वो ये मिलेगी, और Li प्लस, और अब इससे जो डाई एल्काइल क्यूप्रेट मतलब जो गिलमेंस रिएजेंट बनेगा वो ये बनेगा 2Cu Li, यहां प्लस यहां माइनस, बोलो तो। और जब यहां निगेटिव आया तो ये निगेटिव फिर वाटर से H प्लस अगर खींच लेगा, क्योंकि ये भी तो बेसिक है, तो भी देखो यही बनेगा। पहचान रहे बात? तो इसमें Y के 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। अब सवाल में क्या करेगा, या तो ये सवाल मल्टीपल चॉइस का हो जाएगा या इन दोनों में से एक ऑप्शन दिया रहेगा, या तो ये या तो ये, और आप मान लीजिए एक ऑप्शन लेकर चले और आंसर कर दिए। अब आप ये ऑप्शन ढूंढते रहोगे, ऑप्शन में होगा ही नहीं, तो आप सोचेंगे कि तो बोनस मिल गया, नहीं, लेकिन बोनस नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन होगा। तो इसलिए सारी पॉसिबिलिटी सोच के चलनी है। तो आसान सा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन या लैक ऑफ अप्रोच अगर होगी तो यहाँ पर अपना हम लोग गड़बड़ कर देंगे। क्लियर हुआ इतना बात? चलिए एक सवाल और लिखिए। ये बताइए, आइडेंटिफाई A2G। पॉज कर लेंगे। हो गया? चलो तो A बना दिए, A मैं बना रहा हूं, A हो गया, कोई दिक्कत? B हो गया इसका ट्वाइस Cu माइनस Li प्लस, कोई दिक्कत? ये हो गया B। अब देखो C बनाना है, तो C है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पर अटैक करके इसको बाहर करेगा, C बन गया ये, कोई दिक्कत? ये कैसा अल्काइल हैलाइड है? टर्शरी है। तो टर्शरी में पढ़े थे ना, क्योंकि भाई
जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये वाला पार्ट इस पे नहीं अटैक कर पा रहा था, न्यूक्लियोफाइल कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर जब नहीं अटैक कर पा रहा था, तो ये क्यों कर पाएगा? ये भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है। दिख रहा है ना बात? तो इस वजह से यहां पर भी ये इसी एच को खींचेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बाहर जाएगा, तो जो डी बनेगा यहां पर वो बेसिकली एल्कीन बनेगा। और अगर आप इसको भी बनाना चाह रहे हैं तो वो एच खींचने के बाद ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। अब आप ये मत बोले सर यहाँ एल्केन बना तो है ना, नहीं, वो बना नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसके साथ बाई प्रोडक्ट भी इस तरह से मिल रहा है। समझ रहे ना बात? अच्छा, इसको देखो तो D2O, तो क्योंकि ये भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो D2O से D+ खींच लेगा। तो मेरे हिसाब से E जो आपने बना दिया होगा वो ये बना दिया होगा, है ना। F में भी वही चीज है, ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक H है, तो यहां से H खींच लेगा, ऐसा बना देगा, F बन गया। G में क्योंकि ये भी तो एक्टिव H है, वही तो पढ़ा था हम लोगों ने कि ROH, तो ये भी एक्टिव H है और ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, तो इसके पास भी है ना स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि इस R पार्ट पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से भी ये H+ खींच लेगा और यहां भी अपना जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यही मिलेगा। मतलब किसी भी एक्टिव एच कंटेनिंग कंपाउंड से अगर गिलमैन्स रिएजेंट का भी रिएक्शन कराओगे तो सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा होगा, क्योंकि ये जो गिलमैन्स रिएजेंट है वो भी तो एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, जस्ट लाइक है ना ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। समझ में आ गई बात? तो सभी का सही था। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।